द वॉइस हुआ अपने साथ और बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, तो वॉइस के पहले कैसा लाइफ था, वॉइस के बाद कैसा लाइफ चल रहा है? आई थिंक ड्रास्टिकली डिफरेंस आया है। लोग सीरियसली लेना शुरू कर दिए, है ना। जो मेरे जिनके साथ मैं काम करता हूँ उन्होंने बहुत सीरियसली लेना शुरू किया। जो इवेंट मैनेजर्स हैं यहाँ पे मेरी सिटी में, मेरे प्लान में तो ये था कि मैं बीबीए करूँगा, उसके बाद मैं एमबीए कर लूँगा और साइड बाय साइड में मेरे पापा का बिजनेस भी सीख लूँगा। बट इनको मिलके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी साधु से मिल रहा हूँ। साधु हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं सब कुछ है, बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। ठीक है, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि द वॉइस हुआ अपने साथ और बहुत बड़ा अचीवमेंट था वो, तो वॉइस के पहले कैसा लाइफ था, वॉइस के बाद कैसा लाइफ चल रहा है? आई थिंक ड्रास्टिकली डिफरेंस आया है। लोग सीरियसली लेना शुरू कर दिए, है ना। जो मेरे जिनके साथ मैं काम करता हूँ उन्होंने बहुत सीरियसली लेना शुरू किया। जो इवेंट मैनेजर्स हैं यहाँ पे मेरी सिटी में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैंने जो फ्रेंड्स बनाए, जो कॉन्टैक्ट्स मैंने बनाए वहाँ रह के 2 महीने, जो ट्रेनिंग मैंने ली, जो कोचिंग हमारी चलती थी, और वो सेट पे रह के रोज़ रोज़ शूटिंग देखना इतना पास से, तो आई थिंक ये अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मेजर डिफरेंस ये हुआ कि एक जो होता है ना, पुश मिल जाता है इंसान को, पता चलता है कि अब मुझे करना क्या है नेक्स्ट। हाँ, तो वो चीज़ें थोड़ी क्लियर हुई। तो जब मैं शो में था तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं यहाँ पे आऊँगा, मुंबई आऊँगा। तब मैं जॉब कर रहा था एक्चुअली, तो वो ख़त्म करके जितना जल्दी हो सके आई हैव टू लिव सूरत और मुंबई आना है। अच्छा। और फ्रेंड्स बन गए थे काफ़ी अच्छे, तो मुझे नेक्स्ट स्टेप दिख रहा था कि अब लॉन्ग टर्म नहीं पता क्या होगा, बट अभी के लिए तो ये छोड़ के यहाँ पे आना है। नेक्स्ट थिंग वाज क्लियर इन माई माइंड कि अब ये नेक्स्ट करना है। तो वॉइस में आए कैसे, मतलब कैसे हुआ वॉइस? बहुत रैंडमली हुआ। ऑडिशंस में ऑलरेडी दे रहा था बाकी रियलिटी शोज़ के भी। तो मेरा एक फ्रेंड है, मेरा बैंडमेट था ध्रुव, उसने बोला कि इसका भी ऑडिशन देते हैं। तो लाइक कि ठीक है, बस बहुत रैंडमली गए, अहमदाबाद गए, ऑडिशंस दिया, और फिर एक के बाद राउंड्स क्लियर होते गए। तो पता नहीं, आई मीन होना होगा शायद। हाँ, हो गया। इसके पहले और भी कोई रियलिटी शो में? इससे पहले इंडियन आइडल वगैरह में ट्राई किया था, बट वही होता है, एक राउंड क्लियर होता है, सेकंड क्लियर होता है, थर्ड तक जाते हो, फिर उसके बाद कभी कॉल नहीं आता। नेशनल टीवी में फर्स्ट अपीयरेंस यही था, द वॉइस। हाँ। सो वॉइस के बाद जैसे मेरे को पता चला कि भाई बहुत सीरियस हो गए, लाइफ में बहुत आगे भी बढ़ गए, बहुत मज़ा भी आ रहा है। हाँ। लेकिन उसके पहले कुछ स्ट्रगल थे, ऐसा कुछ कि द वॉइस ने ये बताया कि ऐसे नहीं ऐसे काम होता है, ऐसे नहीं ऐसे भी करना पड़ेगा? यार एक्चुअली ना मुझे पता था कि चीज़ें स्क्रिप्टेड होती है, ऑलरेडी सब प्री प्लान्ड होता है, बट इस हद तक होता है कि स्टेज पे जाने से पहले ही उन्हों कि ये चीज़ें करनी है आपको। जैसे मूवी कैसे शूट होती है, ऑलरेडी स्क्रिप्टेड, तुम एक्टिंग कर रहे हो। हाँ। तो रियलिटी शो में भी परफॉर्मेंस के अलावा जो है चीज़ें, हाँ, जैसे प्रिटेंड करना कि मैं सैड हूँ, मैं निकल रहा हूँ, तो वो चीज़ें पता चली। हाँ। और ये भी रियलाइज़ हुआ कि ये ज़रूरी भी है। अगर इतना बड़ा शो रन हो रहा है और चीज़ें अगर प्री प्लान्ड नहीं होगी तो सब हेवर्ड हो जाएगा एकदम। करेक्ट। तो ये ज़रूरी भी है इन अ सेंस, बट एट द सेम टाइम एक डिटैचमेंट होता है ना कि सब कुछ पता होने के बावजूद भी मुझे करना पड़ेगा। वो एक सेंस आ गया कि भाई ये ज़िंदगी है, ये रियलिटी शो में ज़िंदगी जैसे दिखाई जाती है। हाँ। और यही हकीकत है। तभी आजकल इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होने वाला पॉडकास्ट है, मतलब बहुत सारे चैनल में पॉडकास्ट, क्योंकि वो रियल है और उसमें जो है हम वही है। हाँ। ठीक है, तो म्यूज़िक कब से सीखा, कहाँ से सीखा और क्यों ही म्यूज़िक सीखा, म्यूज़िक में क्यों आए हम? आई थिंक मैंने म्यूज़िक चूज़ नहीं किया। मेरे फैमिली में म्यूज़िक था ही। मेरे दादाजी जो हैं वो बड़े शौकीन थे म्यूज़िक के। तो आई रिमेंबर कि वो उनके हम जब बीकानेर जाते थे वैकेशन, तो उनका एक ऐसा छोटा सा रेडियो था उनके रूम। उनका दिन शुरू होता था म्यूज़िक से, उनका दिन ख़त्म होता था म्यूज़िक से। उनके पास एक डायरी थी, उसमें वो गाने लिखते थे। तो लाइक ही वॉज टोटली इनटू म्यूज़िक। और मेरे जो पापा हैं उनको भी बहुत शौक है, वो भी गज़लें वगैरह सुनते हैं। उनसे ही आई थिंक मुझे भी म्यूज़िक आया है, ऐसा मैं मानता हूँ। और उसके अलावा स्कूल में मैं गाता था, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते थे, प्रेयर्स होती थी, तो असेंबली वगैरह में गाता था। तो मेरे म्यूज़िक सर ने नोटिस किया कि दिस गाय, ये जो लड़का है ये स्टैंड आउट करता है बाकी लोगों से। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कहा कि इसको सिखाओ। हाँ। और तब एक शो भी चल रहा था लिटिल चैम्प्स, तो उसमें भी मैंने ट्राई किया था। तो सूरत से, मेरे स्कूल से मैं सेलेक्ट हुआ था, आगे गया। अच्छा, लिटिल चैम्प्स सारेगामापा। या हाँ। तो
उससे पहले मैं सीरियसली नहीं ले रहा था खुद को एज अ म्यूजिशियन, बट जब मैं अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, नो इतना अटेंशन मिल रहा है, सब मेरे को जान रहे हैं कि एक बच्चा है जो गया है इस शो में, तो तब पता चला कि मैं एक्चुअली इस काबिल हूँ कि मैं जा सकता हूँ आगे। तो तब जब मैं निकला उस शो से, तब मैंने रियलाइज़ किया कि मुझे म्यूज़िक करना है और मेरे को सीखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में बहुत बाप लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं, और अगर उनसे कम्पीट करना है तो अभी शुरू करना पड़ेगा। करेक्ट। तो तब वो एक रियलिटी चेक हो गया, स्कूल के बाहर बहुत बड़ी दुनिया है जो एक्सप्लोर करने की कितने बात। साल पहले था आज से? आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में था ये, मैं 10-15 साल पहले की बात। 5th स्टैंडर्ड से शुरू किया था मैंने सीखना। उससे पहले मैं स्कूल में जो म्यूज़िक पीरियड होता था उसमें जितना सीखता था उतना, बाकी घर पे तो सुनता था क्योंकि घर पे म्यूज़िक था। तो जैसे पापा कुछ सुना रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, हर रात को गाना बजता ही था सोने से पहले। नुसरत साहब है, गुलाम अली खान साहब है, सब कॉन्शियसली वो चीज़ें थी मेरे अंदर, हाँ क्योंकि मैं सुनता था। हाँ तो जब मैंने सीखना शुरू किया तो वो चीज़ें और आई। निखर के आने लगी। हाँ तो म्यूज़िक सीख रहा था मैं घर पे, मतलब नॉट ऑफिशियली, मतलब क्लास लेके, बट घर में था क्योंकि सबको शौक था गाने का। 5th स्टैंडर्ड से आई थिंक मैंने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सीखना। इंडियन क्लासिकल 7th ग्रेड पूरा सब कंप्लीट है। हाँ, विशारत किया मैंने कंप्लीट। वाओ। सो मतलब मेरे हिसाब से 17 साल हो गए म्यूजिक में, कह सकते हैं 27 एज में 17 साल म्यूजिक को हो गए दिए हुए। बहुत बढ़िया। 26 मतलब 9, जब हम 9 साल के तब से म्यूजिक के अंदर आ गए। बिल्कुल। तो फैमिली का क्या सीन है, मतलब कैसे? पापा, जब बताया कि पापा ऑलरेडी इनटू म्यूजिक थे, दादाजी शायद आपके लिखते थे। हाँ, लिखते नहीं थे, उनको शौक था हाँ। गानों के लिरिक्स लिखना। फिर वो शेर व शायरी होती थी, पुराने गानों के जो लिरिक्स होते थे वो रिसाइट भी करते थे, सुनाते भी थे कि इसका मतलब ये होता है। जैसे रफ़ी साहब के जो गाने हैं बहुत मीनिंगफुल गाने हैं, हाँ। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, फिर मुझे नरंगी से आंखों का सहारा भी थे, तो वो लिखते थे। फिर वो उसका मतलब समझाते थे कि इस पोइट्री का मतलब ये होता है, ये इन्होंने लिखी है। आजकल मुझे नहीं लगता कि लिरिक्स पे इतना एम्फोसाइज किया जाता है, बट उस वक्त के जो गाने थे वो आई थिंक पहले लिखे जाते थे और फिर उस पर गाने बनते थे। अब पहले मेलोडी बनती है फिर लिखा जाता है सर? या इन मैनी केसेस ऐसा होता भी है। अच्छा। मतलब पोइट्री पे इतना एम्फोसाइज नहीं होता, मेलोडी पे है, म्यूजिक पे है, उस पे रहता है फोकस। कई बार तो हमें पता भी नहीं होता गाने का मतलब है क्या, बस गा देते हैं हम लोग। हाँ तो पहले ऐसा नहीं था। हाँ पहले गाना क्या कहना चाह रहा है, हाँ गाने के लिरिक्स क्या है, हाँ वो पहले मतलब पोइट्री है बेसिकली, गाना है क्या। हाँ। तो वहाँ से वैसे होती थी चीज़ें। अभी आई थिंक ट्रैक्स रेडी होते हैं, उस पर जो ब्लैंक स्पेसेस होते हैं उसमें लिरिक्स लिखने होते हैं, ऐसा कुछ होता है। अच्छा। कि डमी ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ है, उसके बाद फिर वो लिरिक्स राइटर के पास जाएगा तो अकॉर्डिंगली सुन के लिखेगा गाना। हाँ, तो वो अंदर से नहीं आता सिचुएशन, वो गाने के तब से आ रहा है लेकिन अंदर से नहीं आ रहा। मतलब बोथ द वेज है, पहले लिखा भी जाता है, बाद में भी म्यूजिक होता है, बट मोस्टली आजकल जैसे गाने बन रहे हैं मैं जो देख रहा हूँ वो इसी तरीके से बन रहे हैं कि डमी ट्रैक तैयार है, रेफरेंस ट्रैक तैयार है, उसके बाद लिरिक्स लिखे जा रहे हैं। हाँ, तो आप लिख रहे हो अभी कुछ? मैं यार मतलब मैं लिखता हूँ, पहले से लिखता था, बट मैंने कभी गाने के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखा, मैं ऐसे ही एक्सप्रेस करने के लिए लिखता था। तो अभी जो है रिसेंटली मैंने गानों के पर्सपेक्टिव से लिखना शुरू किया। हाँ। तो मेरे गानों के बोल भी कुछ इस तरह ही रहते हैं कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं चीज़ें देख रहा हूँ मेरे आसपास, मैं वैसी की वैसी छाप देता हूँ। मैं ये सोच के नहीं करता कि यार इसको एक गाने में कैसे फिट होगा, हाँ। वो बात की बात है। हाँ। पर जो पहले दिमाग में वो छाप देता हूँ वैसे का वैसे। तो मेरे गाने के बोल भी कुछ इस तरह है अभी जो मेरा अपकमिंग ओरिजिनल है। तो उसमें मैंने ये लिखा है कि खुद का लिखा बयां जो कर पाऊँ, मन की ये धुन सबको सुनाऊँ, जो है जैसा है बस वैसा दिखाऊँ। हाँ। तो वही चीज़ें। हाँ, गाना सुन लो ना, राइट? हाँ, सुन लो ना। कब आ रहा है? लेट्स सी, शूट हो चुका है गाना, री एडिट होना है और मैंने कुछ लेबल्स को पिच भी किया है। तो लेट्स सी, होपफुली जल्दी आ जाना चाहिए। मतलब मेरे को इनडायरेक्टली ये चीज़ पूछनी है हाँ कि एज अ क्रिएटर, एज अ म्यूजिशियन, बहुत बार ऐसा लगता है अपने को बहुत टाइम हो गया अभी फील्ड में और अपन तो बहुत पेशेंस से काम कर रहे हैं, लेकिन कभी तो ऐसा होता होगा यार अपना क्यों नहीं चल रहा। तो ऐसा पैशन भी होता होगा यार, ये रील बना देते हैं, ऐसा कुछ बोल देते हैं जो सब उस पर रील्स बनाए, क्योंकि आज पूरा इंस्टाग्राम का ज़माना है और शॉर्ट कंटेंट चल रहा है। और करेक्ट। अगर आज मैं बहुत सारे सिंगर ऐसे भी देखे 1 मिनट म्यूजिक बना रहे हैं फॉर इंस्टाग्राम ओनली। सो क्या प्रेशर है, वो उसमें बिलीव करते हो कि भाई? वो कोई प्रेशर नहीं है एक्चुअली। हाँ, बट मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि मैं अगर गाना बना रहा हूँ तो मैं ये सोच के अगर बनाऊंगा कि लोगों को क्या अच्छा लगता है, हाँ। तो मुझसे जो चीज़ आ सकती है वो आएगी ही नहीं। करेक्ट। और मैं अगर वो सब हटा दूंगा कि गाना चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, और मैं बस आने दूं जो मुझे मिल रहा है। और मैं ऐसा मानता हूँ पर्सनली
कि मैं मुझसे जो भी निकल रहे हैं वो मैं नहीं, वो एक हायर पावर है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ में बहुत मानता हूँ। इनफैक्ट मैंने एक अपने A.R. रहमान सर के पॉडकास्ट ही था आई गेस कोई, उसमें सुना था, उसमें उनका कहना ये था कि मेरी जितने भी गाने वो मैंने नहीं बनाए, इट्स कमिंग फ्रॉम अ हायर पावर। तो रहमान सर जैसे इंसान अगर ऐसी सोच रखते हैं तो मैं बिलीव करता हूँ मैं क्या ही हूँ, मतलब मैं क्या ही क्रिएट कर दूंगा जो नहीं हुआ अब तक। इतनी सदियों से लोग गाने बना रहे हैं, मैं क्या ही नया क्रिएट कर दूंगा। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस है, जो चीज़ें मैंने सुनी है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, वो ही तो बाहर आ रही है ना। करेक्ट। तो वो मैं नहीं हूँ, वो मैं मीडियम बन रहा हूँ उस चीज़ को बाहर लाने के। फोर्स करा रहा है हमको, एक फोर्स है वो करा रहा है। मतलब अगर मैं खुद को छोड़ दूँ ऐसे का ऐसे, तो जो आ रहा है वो वैसे का वैसे निकलना चाहिए, है ना। अगर मैं वो फिल्टर लगा दूंगा कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, लोग इतनी देर तक टिकेंगे कि नहीं, तो फिर वो चीज़ें जैसी जिस फॉर्म में निकलनी चाहिए, जितनी प्योर निकलनी चाहिए, वो नहीं निकलेंगी। तो मुझे लगता है कि ये फिल्टर लगाए बिना अगर मैं गाने बनाऊंगा तो वो ज़्यादा जस्टिस होगा गानों के साथ। तो अभी बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कोशिश कर रहे हैं, जो मेरे हिसाब से जिन्होंने बहुत अच्छा लिखते हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम पे गा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं वो लोग भी आगे बढ़ने का, सब ट्राई कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत लोग भी हैं जो कुछ भी बना रहे हैं, मतलब वो लोग को पेशेंस नहीं, उनको पता है कि भाई मेरे को यही करना है। तो उनके लिए क्या एडवाइस है, मतलब क्या होना चाहिए, कैसा प्रोसेस होना चाहिए, क्या म्यूजिक सीखना चाहिए या जो आ रहा है वो कर देना चाहिए, क्या होना चाहिए? यार अब कुछ कह नहीं सकते, मतलब चीज़ें चल रही है, इंस्टाग्राम पे भी चीज़ें चल रही है, जो नहीं सीखे हुए वो भी उन्होंने फिगर आउट कर लिया कि ये जो चीज़ें अगर मैं ऐसे करता हूँ तो लोगों को पसंद आती हैं। तो अब उसका कोई थंब रूल नहीं है कि सीख के ही गाओगे तो लोग पसंद करेंगे। हाँ, बट अगर लोगों को ही पसंद करवाना है, यही अगर एंड गोल है, तो बहुत सारे तरीके हैं। करेक्ट। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप खुद को देख रहे हो मिरर में, तो आप खुद की रिस्पेक्ट कर पा रहे हो, सही बात है ना। रहना तो मेरे साथ है ना, मुझे लोगों को मैं इम्प्रेस कर दूंगा, बहुत सारे फॉलोअर्स आ जाएंगे, सब लोग पसंद करने लग जाएंगे मुझे। बट जब मैं सोऊंगा रात को और मुझे पता होगा कि मैंने ऐसे ऐसे शॉर्टकट ले लिया है, हाँ, तो मैं खुद को कैसे फेस कर सकता सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। और आज के टाइम में कितने सारे अच्छे म्यूजिशियंस हैं जिनके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं है, करेक्ट, बहुत लिमिटेड ऑडियंस, बट वो इतना अच्छा म्यूजिक दे रहे हैं कि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी लाइफ जी रहे होंगे कंपेयर टू जो लोग लाइक्स, फॉलोअर्स और फेम के पीछे भाग रहे हैं। तो कुल मिला के मेरे को ये समझ में आ रहा है कि हाँ, आदमी को जो है वो दिखाना चाहिए, जो अपना है वो करते रहना चाहिए, और थोड़ी सी इंडस्ट्री को भी समझ होनी चाहिए। बिल्कुल सब कुछ हाँ, होना चाहिए। हाँ, पर आजकल क्या हो रहा है ना, हम लोग चीज़ें कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ आवर मेंटल हेल्थ, है ना। कितने सारे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ जो इंडस्ट्री में हैं, जो बाहर से ऐसे लगते हैं कि बहुत खुश हैं। हाँ, अगर मेरे को उनकी लाइफ जीने मिल जाए तो कितना मज़ा आ जाएगा, कितनी परफेक्ट लाइफ है। बट पर्सनल लाइफ में वो बहुत परेशान है, खुश नहीं है वो ज़िंदगी से। तो मैंने ये रियलाइज़ कर लिया है कि जो चीज़ें बाहर से दिखती हैं वैसी होती नहीं है। मैंने इंडस्ट्री को बहुत अंदर से देखा है। करेक्ट। तो वहाँ जाके ये पता चला है कि जो जिस तरह की लाइफ मैं जीना चाहता हूँ वो ऐसे नहीं मिलने वाली। वो मुझे अपने रूट्स में रह के, चीज़ों को समझ के, और जितना हो सके खुद में रह के, खुद को समझ के, हाँ, उससे मैं जो सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीऊँगा, लॉन्ग टर्म की बात करूँ, कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं बहुत फेमस हो जाऊँ और लोग मेरे को चाहने लगे और मैं खुद से ही खुश ना हूँ, है ना। मैं कब तक लोगों की नज़रों में रहूँगा, कभी तो मैं खुद को देखूंगा। हाँ, हाँ, तो मेरे लिए वो ज़्यादा मैटर करता है। एक बार के लिए मैं पूरी ज़िंदगी में फेमस ना हूँ या मेरे गाने ना भी चलें, ये सब चलेगा, बट मैं जब खुद को देखूँ और मेरी जब उम्र हो जाए और जब मैं खुद को फेस करूँ, तो मैं ये बोलना चाहिए कि मैंने सही चीज़ें करी है। हाँ, मैं मैंने हमेशा पीसफुली रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में किसी के लिए ग्रजेस नहीं रखे हैं, और मेरे को जैसी लाइफ लीड करनी थी मैंने वैसे करी है। तो ये मेरे लिए ज़्यादा मायने रखता है। करेक्ट। ठीक है, तो बहुत भाई मज़ा आ रहा है, और अभी तक समझ में आ रहा है कि भाई इंडियन म्यूजिकल क्लासिकल म्यूजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा, और मेरे हिसाब से वो मेडिटेशन भी है। डेफिनेटली। मेरे हिसाब से आदमी को काम कंपोज, जो आदमी म्यूजिक में, जैसे मैंने भी थोड़ा बहुत म्यूजिक सीखा है, थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ कि कभी कभी प्ले कर लूँ, कुछ आता नहीं ऐसे रैंडम प्ले कर लेता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है हाँ भाई ये मज़ा आ रही है। जब खुद के लिए करते हैं ना चीज़ें भाई, हाँ, तो हमेशा वो पीस देती है। करेक्ट। बट जब किसी को दिखाने के लिए कुछ करते हैं तो वो हमेशा हम आउटवर्ड हो जाते हैं, हाँ, कि लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, हाँ, है ना। मैं ऐसा दिखता हूँ और मैं ऐसा करता हूँ तो लोग
ज़्यादा पसंद करेंगे। हाँ तो फिर वो चीज़ है फिर बाहरी हो जाती है वो। हाँ और वही चीज़ अगर हम खुद के लिए करें हाँ तो अब सोशल मीडिया का ज़माना है, हाँ हाँ लोग सीखते ही इसलिए क्योंकि दिखा सकें। करेक्ट। तो अब मोटिव ही वो हो गया एकदम ही। आधे लोग तो गिटार बजा रहे हैं क्योंकि लड़की मिल जाए। ये भी है, गिटार भी बजा रहे हैं लोग, ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है कि ये करूँगा तो कूल लगेगा, हाँ और ये नहीं सोच रहे कि मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं करके। हाँ तो जब खुद के लिए इंसान चीज़ें करता है तो हमेशा वो पीस में रहता है। करेक्ट। तो ये मैंने समझा है अब तक, अपना देखा है ज़िंदगी। हाँ लेकिन ऐसा बहुत मोटिवेशन स्पीकर्स बोलते हैं, बहुत ऐसे बड़े लोग बोलते हैं कि आपके लाइफ में कुछ तो म्यूजिक होना चाहिए, नॉट एज अ म्यूजिशियन बट कोई बिजनेसमैन है, कोई कपड़े का काम कर रहा है, कोई भी, कोई रिटेलर है, कोई एजेंसी वाले हैं, कोई कैमरा मैन है जो हमारी टीम है, सबके लाइफ में म्यूजिक इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो किस तरीके से एक आदमी को अपनी लाइफ में म्यूजिक लाना चाहिए और कैसे उससे मोटिवेशन लेना चाहिए? मतलब बहुत तरीके, जैसे सुबह जिम में वर्कआउट किया तो हम लोग गजल भी सुन सकते हैं और हम लोग वहाँ किंग भी सुन रहे हैं, वहाँ पे हम EDM भी सुन सकते हैं एनर्जी के लिए। रात में जब सो रहे हैं एक अच्छा सा कोई भगवान का भजन सुन के भी सो सकते हैं। बहुत तरीके हैं म्यूजिक से जुड़े रहने का। तो क्या इस पर अपना व्यू है कि म्यूजिक एक आदमी के, एक ह्यूमन के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है? भाई सबका तो नहीं कह सकता, मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था, मेरा जो पूरा ग्रुप था ना, हम लोग एमिनेम के बहुत बड़े फ़ैन थे। ठीक, अच्छा। क्लासिकल म्यूज़िक तो सीखता ही था। हाँ। मेरे पापा को पसंद नहीं था मैं रैप वैप है ना, मैं लिरिक्स निकाल के फिर मैं वो एकदम फुल पावर रूम बंद करके ज़ोर ज़ोर से रैप करता था। अब वो बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है जो म्यूज़िक मैं सीख रहा था उस वक्त। हाँ। मेरे को बहुत मज़ा आता था यार, ऐसा एकदम माइंड फ्रेश हो जाता था। हाँ और जब भी मैं एग्ज़ाम देने गया हूँ, बोर्ड के जितने भी एग्जाम्स हैं, मैं ये गाना हमेशा सुन के जाता था, लूज योरसेल्फ इन द म्यूजिक, एमिनेम का। अच्छा। तो वो ट्रैक मेरा एनी टाइम वो ट्रैक एकदम मैं एकदम फीट पे आ जाता हूँ। अगर जिम में भी गाना बज रहा है ना, सब कुछ छोड़ के मैं ईयरफोन्स निकाल के पहले वो सुनता हूँ। तो वो मेरे लिए एकदम एनर्जी बूस्टर है। एमिनेम के बहुत सारे गाने एक्चुअली। हाँ। ये शायद किसी को पता नहीं होगा कि मैं रैप वैप सुनता हूँ। नहीं पता था। भी सुनता हूँ। अच्छा। तो हाँ भाई, मतलब मैंने ऐसे ऐसे गाने सुने हैं, मेरे पापा को अगर पता चले कि ये सुनता है तो मतलब ऐसा मना करेंगे कि ये मत सुना कर, हाँ है ना। बट भाई वो हर एक गाने का अपना एक हाँ पर्पज़ है उस गाने। हाँ 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 हाँ। तो मेरे लाइफ में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है। एंड लोग इतने स्ट्रेस्ड आउट होते हैं एग्ज़ाम से पहले। अगर लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में देखो, लोगों को भाई अपने टाइम में करेक्ट। तो इतने स्ट्रेस्ड आउट, और मैं ऐसे चलता था जैसे मैं राजा हूँ, क्या ही रखा है, क्या ही तो है एक पीस ऑफ पेपर क्या डिसाइड करेगा। हाँ। तो मैं वो फॉर्म में आ जाता हूँ। हाँ। इनफैक्ट अगर मुझे किसी लड़की को अप्रोच करना है, मुझे बहुत बहुत ऐसा शाई फील हो रहा है, हाँ। इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एमिनेम के गाने लगाता हूँ, एमिनेम के गाने लगाता हूँ, च्युइंगम डालता हूँ और मैं एकदम से फील करने लगता हूँ और अपना कॉन्फिडेंस आ जाता है। सही बात। तो म्यूज़िक ये भी करता है। करेक्ट। मैं भजन भी बहुत सुनता हूँ, तो आई एम मोर इनटू डिवोशनल सॉन्ग्स ऑल्सो। हाँ। सिंगिंग में भी और गाने में भी शायद मेरे दिखता है वो डिवोशनल की तरफ एक अलग इंक्लिनेशन है मेरा। सही बात है। हाँ। तो वो भी सुनता हूँ मैं, बहुत सुकून मिलता है भाई। सोने से पहले हर रात सुनता हूँ, सुबह उठते से ही सुनता हूँ, वो भी अपना एक अलग ही मूड है। Correct. तो हर चीज़ का एक अलग अपना, तो वो डिपेंड करता है किस पर्सपेक्टिव से सुन रहे हो, किस पर्पज से सुन रहे हो। तो मेरे लिए तो हर तरह का गाना बहुत अलग अलग फेजेस में मेरे को बहुत इम्पैक्ट किया है। करेक्ट। तो कुल मिला के आदमी को म्यूजिक से जुड़े रहना चाहिए, वो कोई भी चीज़ हो सकती है, आप कैसे भी रहो। तो रैप करने में मज़ा आता है? कुछ रैप कर सकते हो अभी? नहीं, मतलब मैं करता नहीं हूँ रैप, सुनना मज़ा में मज़ा आता है। मैं वाइब करता हूँ, मैं रूम बंद करके करता हूँ, मैं बाथरूम में करता हूँ। जब मैं डांस कर रहा हूँ तो एकदम फुल पावर, तो मैं एकदम वो चलाता हूँ एकदम जोन में आने के लिए। मैं वर्कआउट करते वक्त सुनता हूँ हैवी मेटल, रैप वगैरह सब सुनता हूँ। तो बस उतना ही, करता नहीं। तो कौन से गाने सुन रहे हो? रैप? अभी फिलहाल रैप कौन सा सुन रहे हो? हाँ यार हर तरह का रैप सुन रहा हूँ मैं। अभी रिसेंटली मैं बहुत ज़्यादा पोइट्री सुन रहा हूँ। तो कामबारी भी फॉर एग्जाम्पल, हाँ। कामबारी का मोहब्बत भाई बेहद पसंद है मुझे। तो वो ट्रैक है, मतलब उससे मेरे को गूज़बम्स आते हैं भाई। हाँ, वो एक बीच में एक जगह आती है जब वो सांस लेता हाँ, है ना, राइट, तो वो छोटी छोटी चीज़ें हाँ। रैप में हैं। मतलब रैप आजकल बहुत वैसा आउटवर्ड हो गया, बट बहुत डेप्थ है रैप में भी, करेक्ट है ना। तो हसल का पूरा सीज़न देखा मैंने, दोनों सीज़न 1 सीज़न 2। अच्छा। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत मज़ा आता है, बट वो मेरा जॉनरा नहीं है, मैं कर नहीं सकता हूँ। मुझे पता है मैं आंक दूंगा अगर मैंने किया तो मैं करता नहीं हूँ। बट मैं सुनने में मज़ा आ रहा मेरे को मज़ा आता है भाई, मेरे को एकदम मोटिवेशन फील होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि भाई ये भी एक आर्ट फॉर्म है है। जो मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ बट बहुत मुश्किल है वो। हाँ। और मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस आर्ट फॉर्म की भी। सही बात है। सब आर्टिस्ट ने अपना अपना, सबका अलग अलग स्पेस है और सब अपना अपना कर रहे हैं। बिल्कुल। हमने भी एक रैप बनाया था स्कूल बॉय शर्मा के साथ, काम भारी ने। हाँ।
उसका गाने का नाम था कैश चाहिए। हाँ। तो मैं और सूरज बैठे थे, उसने सुनाया हमको कि भाई ऐसा ऐसा बनाया है कि अपन करते हैं। बोला हाँ कर लेंगे। तो उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि सुनना ब्रू थोड़ा कैश चाहिए, तो हम लोग रोज ऐसा बोलते हैं। हाँ तो रैप मेरे सबसे ऐसी चीज़ है कि अपना डे टू डे कन्वर्सेशन जो अपन करते हैं वो बात कर सकते हैं। अगर आज मैं बहुत टेंस हूँ, मुझको गुस्सा है किसी पे, तो मैं वो चीज़ रैप में लिख सकता हूँ। सेम वे सॉन्ग्स में भी है, लेकिन रैप में एक नॉर्मल लेम आदमी भी लिख सकता है, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि रैप में एकदम नॉर्मल भाषा है, उसमें आपको मेलोडी सिंगिंग नहीं है। हाँ तो बस हाँ वो नहीं कि भाई मैं सुर में नहीं गाऊंगा तो हाँ, फिर ये हो हाँ। गया तो आउट ऑफ स्केल। बस टच करना चाहिए यहाँ पे। एग्जैक्टली, पर उसका एक स्टाइल है, वो सब नहीं कर सकते। आज हम 2023 में बैठे हैं, कामवारी का मैनिफेस्ट है कि 2026 में कामवारी कुछ बहुत बड़ा कर रहा है, दिसंबर 2026 तक, और बहुत एक बड़ा ग्रैंड इवेंट भी कर रहा है और सब कुछ कर रहा है। तो ये मैनिफेस्ट पे बिलीव करते हैं हम लोग, और कोशिश करते हैं कि रोज ये बात करें ताकि उधर पहुंच जाए। तो 2026 में हर्षित अपने आप को कहाँ देख रहा है, क्या सोच रहा है अपने बारे में? यार मैं सच बात बताऊं, मैं बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने वाला इंसान नहीं हूं। मैंने अब तक जो भी प्लान किया ना, जो सोचा है कि ऐसे 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 करूँगा, मेरे को लगता है कि ऑलरेडी चीज़ें प्लान्ड है मेरे लाइफ में। मुझे बस अभी देखना है कि अभी क्या है, नेक्स्ट क्या है। करेक्ट। हाँ मैं बहुत ज़्यादा दूर का नहीं सोचता हूँ। द वॉइस कभी मेरे प्लान में था ही नहीं, है ना। मेरे प्लान में तो ये था कि मैं बीबीए करूँगा, उसके बाद मैं एमबीए कर लूँगा, और साइड बाय साइड में मेरे पापा का बिजनेस भी सीख लूँगा। मैं कोर्स भी कर रहा था कॉलेज के साथ साथ। प्लान तो यही था ना कि एमबीए करूँगा और तब तक मेरा ये पॉलिश डायमंड ग्रेडिंग का कोर्स हो जाएगा, मैं साथ में बिजनेस कर लूँगा शुरू। अच्छा। बट मुझे क्या पता था कि द वॉइस हो जाएगा और मेरा एकदम दिमाग चेंज हो जाएगा और मैं म्यूज़िक पे फुल टाइम आने का सोच लूँगा। हाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी प्लान नहीं था हाँ कि मैं ऐसे बैठ के पॉडकास्ट करूँगा, कभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये भी प्लान नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है। हाँ गो विद द फ्लो, जो चल रहा है उस पर फोकस करो, 100% प्रेजेंट में रहो। तो जब मैं बहुत ज़्यादा एंशियस फील कर रहा होता हूँ फ्यूचर को लेके, तब मैं खुद को वापस से ले आता हूँ। आई थिंक यही मेडिटेशन, मेडिटेशन भी यही सिखाता है कि अवेयरनेस रखो। कितनी बार सांस ले लेते हैं हम लोग, रियलाइज भी नहीं करते कि सांस ले। करेक्ट। तो वो ब्रेथ अवेयरनेस रखना, अभी में रहना, तो आई थिंक उससे ही बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती है। सही बात है। मैं इतना दूर दूर का प्लान नहीं करता, जो प्लान है, जो बना रखा है प्लान, उस पर जाऊँगा, और जब वो होगा तब मैं 100% उसको जीऊँगा। करेक्ट। सो यस भाई, आप कुछ मैनिफेस्ट की बात कर रहे थे। यस। तो भाई मैनिफेस्टेशन से मुझे याद आया, जैसे मैंने बताया था कि हम लोग सब बैठ के हम लोग रियलिटी शो देखते थे, लिटिल चैम्प्स चलता था जी टीवी पे। तो मैं छोटा था तब, स्कूल जाता था, तो मैं भी देखता था यार खुद को कि मैं कब आऊँगा टीवी पे। और टीवी पे आना, इंडियन फैमिली में टीवी पे आना बहुत बड़ी बात है। तो ये एक था मेरा ड्रीम, और एट द सेम टाइम मैं रहमान सर का बहुत बड़ा फैन था। उसी टाइम से मैं बहुत ज़्यादा, पता नहीं ऐसा फील होता था कि वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ उनसे, मिले बिना ही। कि उनका जब मैं गाना सुनता हूँ तो भाई कुछ अलग ही फील होता है कि ये अलग ही इंसान है भाई, इनसे मिलना है। अब मुझे नहीं पता कैसे मिलूंगा, कब मिलूंगा, मिल पाऊंगा कि भी नहीं मिल पाऊंगा। जब द वॉइस हुआ तभी भी मुझे पता नहीं था कि ब्लाइंड ऑडिशन में रहमान सर खुद बैठे होंगे, ठीक है। तो बहुत लेटली पता चला कि द वॉइस में रहमान सर बैठे हैं, आई मीन रहमान सर ब्लाइंड ऑडिशन में आने वाले। तब मुझे मेरे पापा ने याद दिलाया था कि तू जब छोटा था तब तूने कहा था कि ऐसे वैसे शो में थोड़ी आऊँ जिसमें रहमान सर होंगे, उसमें आऊँगा। वो बहुत मजाक में बोला था, एकदम ऐसे ही बोल दिया था। बट वो ऐसे मैनिफेस्ट होगा, और इट्स नॉट वेरी कॉमन कि रहमान सर किसी शो में। और ये मेरा पहला रियलिटी शो था, और वो सिर्फ ब्लाइंड ऑडिशंस के लिए थे। तो मेरा पहला ही ऑडिशन, बाकी सारी चेयर्स टर्न थी मेरे अपोजिट। मैंने देखा वो, सिर्फ रहमान सर की जो चेयर। और मेरे गाने के लिरिक्स भी कुछ इस तरह थे कि दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के कर दे। मैं तो उनको एकदम भगवान की तरह ही दिखता था। मेरे लिरिक्स भी वैसे, और मैं उनको ही देख के गा रहा हूँ पूरा गाना, दर पे तेरे आके मैं खड़ा सिर झुका के कर दे करम अपना धर्म मैं निभाऊँ और रहनुमा, मेरे दुआ सुनने जरा। तो वो एक मोमेंट था, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा पर्सनल मोमेंट था। हालांकि जब मैं उनसे मिलने गया था, मेरे मुँह से एक शब्द नहीं निकला, मैं ऐसे स्पीचलेस था। मैं बोलूँ क्या, इनसे क्या बात करूँ, मैं बस ऐसे देख रहा था। मैं ऐसे थोड़े टाइम के लिए, पता है जब वो ऑडिशन खत्म होता है, जब आप सेलेक्ट हो जाते हो, तो लोग आपसे पूछते हैं कैसा रहा एक्सपीरियंस। सांस लेने दो पहले, मेरे को पहचान ले दो। हाँ, अभी डाइजेस्ट करने दो कि मैं उनसे मिल के आया हूँ। अभी मेरे को वो उस जोन में नहीं हूँ कि मैं आपको जवाब दूँ अभी। मेरे को अभी पहले डाइजेस्ट करने दो। तो ये मुझे लगता है कि शायद मैनिफेस्टेशन का पावर है। करेक्ट। ये अगेन मैं ये बिलीव करता हूँ कि प्रेजेंट में रहना हूँ। लेकिन मतलब मैनिफेस्ट तो ये होता है कि सोच लिया, मतलब हम ये नहीं सोचते कि यार खराब हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। हम ये सोचते कि ये कर लेंगे यार। जैसे आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। मतलब मेरे हिसाब से हर तीसरा आदमी पॉडकास्ट करना चाह रहा है, और कुछ में बुरी बात भी नहीं है कि लोगों तक अगर जा रही है बात तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन
मैं, सूरज, कामबारी में जितने भी हम लोग हैं, जितने भी कैमरा मैन हैं, जितने भी टीम है, हम सब ये सोच रहे हैं कि आज करेंगे तो शायद 2030 या 26-25 पता नहीं कब तक तो कुछ ना कुछ तो अच्छा कर ही देंगे, कुछ ना कुछ तो अच्छा लोगों को चेंज कर ही देंगे। पॉडकास्ट का मतलब मैं ये समझता हूँ कि जितना हमने सीखा, जितना आपने सीखा, वो हम बात करके लोगों तक पहुंचा दें। तो वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ सही कर रहे हैं तो कमेंट में बता दे, तो कमेंट कर दो, और अगर कुछ सही किया है तो आप सीख लो हमसे, आपको जो ठीक लगी वो ले लो, नहीं ठीक लगी जाने दो। सही है, सही है। ये चीज़ मैं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, तो भाई अब मैं कुछ सवाल पूछूंगा आपसे जो आपको फटाफट उसके आंसर्स देने हैं। तो अपने आप को 10 में से कितना रेट करते हो? 6। क्यों? और आई थिंक मुझमें काफ़ी सारे फ्लॉज हैं। जब मैं मैडिटेट करता हूँ और जब मैं सेल्फ रिफ्लेक्ट करता हूँ खुद पे, तो मैं खुद को वैसा देखता हूँ जैसा मैं ओवरऑल, मतलब सीख रहे हैं, समझ सीख रहे हैं। मुझे पता है कि मेरे को इम्प्रूव करना है। अगर मैं 8-9 कर दूंगा तो वो स्कोप बहुत कम हो जाएगा। मैं तो इनफैक्ट चाहता हूँ कि 6 से भी कम कर दूँ ताकि वो स्कोप और ज़्यादा रहे इम्प्रूव। आप कुल मिला के फ्लॉ है हम सब में, सही बात है, करेक्ट। फेवरेट सॉन्ग, कोई सॉन्ग? फेवरेट पर्टिकुलर सॉन्ग? यस भाई, इसे इन जनरल एक सॉन्ग नहीं है, बट मुझे नुसरत साहब को सुनना बहुत बड़ा पसंद है। अच्छा। एक कोई पर्टिकुलर गाना नहीं है उनका, बट उनका जो जॉनरा है उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है भाई, जिस तरीके की उनकी डिलीवरी है। अब काफ़ी सारे गाने रीमेक हो रहे हैं उनके, काली काली जुल्फों के, और ये सब बहुत चल रहे हैं, लोग अभी वाइब कर रहे हैं। अभी नया ट्रेंड चला है, काफ़ी कवाली क्लब्स वगैरह में भी लोग बहुत सुन रहे हैं। हाँ। बट भाई जो ओजी उन्होंने दे दी हैं चीज़ें, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इतने सारे गाने बन सकते हैं उसमें से, हाँ, जो भी रीमेक हो रहे हैं। बहुत स्कोप है, बहुत स्कोप है भाई। तो कुछ एक गाना कुछ हो जाए। नुसरत साहब का हाँ, तो एक बहुत पुराना गाना है पंडित, इनका बहुत फेमस नहीं है। ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे, ज़मीं पे उतरे थे 2 सितारे नदी किनारे, ये हमने देखा था ख्वाब प्यारे नदी किनारे। हाय 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 हाय, वाओ। ये गाना बहुत ज़्यादा चला नहीं है, ये लोग सुनते नहीं हैं। मैंने भी पहली बार सुना, लेकिन हाँ, जितना सुना मज़ा आया। लेटली सुना, मेरे गुरुजी ने सुनाया था। हाँ, बट भाई बहुत बेहतरीन कंपोजिशन है। काफ़ी सारे गाने ऐसे जो अभी तक लोगों ने सुने ही नहीं। अच्छा, तो अभी बहुत खजाना है भाई, वो जितना Treasure है, उन्होंने बहुत लेते रहो। प्रेशर दिया। एग्जैक्टली, बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़। ठीक है, अपना बिगेस्ट कॉम्पिटिटर नाम चाहिए मेरे को। बिगेस्ट कॉम्पिटिटर यार मैं खुद हूँ। अच्छा, खुद से रोज चैलेंज कर रहा हूँ, खुद से बेटर हो रहा हूँ। पता है, मैंने जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, जब मेरा नया नया बैंड बना था, तो ये जो गाना मैंने ऑडिशन में गाया था ना भाई, वो गाना मैंने तब भी गाया था, गांधी स्मृति भवन जब। अच्छा, याद है? तो वहाँ पे एक कॉन्सर्ट किया था हमने, बैंड का ही। हमने कुछ स्पॉन्सर्स। मैं आया था देखने। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, पैरानॉइड फिल्म में ना। हाँ, यस यस। तो तब भी मैंने गाया था, सुनने आ रहा। हाँ, तब का भी वीडियो पड़ा है मेरे पास, तो मैं अपने पुराने वीडियोस मैंने सब संभाल के रखे हैं। इनफैक्ट मैंने डिलीट भी नहीं किया यूट्यूब से, जो होता है ना बहुत एम्बेरसिंग से वीडियोस जो पुराने बहुत गंदे गाए हुए, वो अभी भी मैंने रखे हुए हैं खुद के रेफरेंस के लिए, कि जब मैं ग्रो करूँगा तो मैं देखूंगा कि मैं पहले कैसे गा। हाँ, दुनिया भी देख लेगी ना कि कहाँ से कहाँ है। तो ये सब चीज़ें मैंने रखी है। तो मैं रोज़ खुद से ही कम्पीट कर रहा हूँ, खुद को ही चैलेंज कर रहा हूँ, और मैं ही सबसे बड़ा कम्पीटर हूँ। करेक्ट। टॉप 5 लोग जिंदगी में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, यस। तो फैमिली है, गुरुजी है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ, मैं मिला नहीं हूँ, बट मैं उनके वीडियोस देखता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। एक तो रणवीर अलाहाबादिया, और एक जैन साधु हैं उदय रत्न सूरी जी महाराज साहब हैं। हाँ, तो उनसे मैं बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूँ। और मेरे बैंडमेट्स हैं, मेरा भाई है पुरू, तो उससे भी मैं रोज़ सीखता हूँ। मेरे साथ वो मेरा कंप्लीटर था वॉइस, और हम लोग सेम रूम में रहते थे। तो अब मिलना लिखा होगा वापस से, हम लोग ऐसे मिलेंगे, हम लोग रिलेटिव्स बनेंगे। तो वो है मेरा भाई है, उससे भी मैं रोज़ सीख रहा हूँ। और मतलब ऐसा बहुत कम होता है भाई कि 2 कंपेटिटर्स एक बैंड में रहते हैं, और दोनों सिंगर्स, और दोनों को इस चीज़ से नहीं फ़र्क पड़ता कि भाई उसको ज़्यादा अटेंशन मिल रहा है, उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है, और वाइसा वर्सा। तो ये एक चीज़ है भाई कि मेरे को कभी हम दोनों को एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं लगा कि भाई तू ज़्यादा, क्योंकि हम लोग एक बैंड में आ गए। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम स्टेज से उतरते हैं तो ज़्यादा भाव एक जन को मिलता है, दूसरे को कम मिलता है, और ज़्यादा तारीफ़ किसी की होती है दूसरे की। तो ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि भाई मेरी तारीफ़ हो रही है जब उसकी भी तारीफ़ होती है। जब वो ग्रो करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है, वाइसा वर्सा उसको भी बड़ा खुशी होता है मुझे ग्रो करते हुए देख के। कौन है आपका मेंटोर? एक मेंटोर नहीं है, बट जैसे मैंने अभी बताया, उदय रत्न सूरी जी महाराज साहब, जिनके
कांटेक्ट में मैं अभी कुछ टाइम पहले ही आया हूँ। अच्छा, ओके। तो मेरे दिमाग में ऐसी इंप्रेशन थी कि भाई जो साधु लोग होते हैं वो, नो ऑफेंस, वो बड़े जजमेंटल होते हैं। मैं अगर उनके पास जाऊँगा, वो पूछेंगे भाई आप कितना धर्म करते हो, क्या क्या करते हो, तो मैं बहुत एम्बेरस हो जाऊँगा क्योंकि मैं नहीं करता हूँ, है ना। तो मैं इस डर से कभी जाता ही नहीं इसको। तो मेरे पापा मम्मी कहते थे कि भाई जाया करो, थोड़ा बहुत तो कुछ कर लिया करो, कभी अंदर से नहीं आया। बट इनको मिलके मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी साधु से मिल रहा हूँ। साधु हैं, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, सब कुछ है, बट मेरे को ऐसा लगा कि मैं अपने दोस्त से मिल रहा हूँ। अच्छा। मैं अपनी जितनी भी फ्लॉज हैं मैं उनके सामने से खुला रख सकता हूँ कि देखिए ये है, मुझ में ये कमी है, मुझे ऐसा होता है, मुझे ये होता है, ये होता है, अब मैं कैसे सुधारूँ खुद। तो एक होता है ना फादरली फिगर कि अभी ये चल रहा है तो ये कट डाउन करो, इसको इम्प्रूव करो, इस पे, और एकदम बेसिक चीज़ें। मतलब हम सोचते हैं कि मैं उनको ये बात कैसे बता दूँ, इतनी पर्सनल बात, बट नो जजमेंट्स, नो जजमेंट्स। उनका होगा, उनका उपवास चल रहा होगा, उनकी साधनाएं चल रही होगी, वो इतना चल के आए होंगे, है ना। और मैं हूँ संसार में, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, एकदम सब कुछ चल रहा है मेरा। बट उनको कभी देख के ऐसा नहीं लगता कि वो थके हुए हैं या वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो उनके लाइफ में जो भी चल रहा होगा, वो जब मैं वहाँ बैठा हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा होगा कि मुझसे ज़्यादा एनर्जी उनमें। करेक्ट। क्योंकि उनको सुबह उठना है, उनको चीज़ें करनी, उनका दिनचर्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत चैलेंजेस है उनके लाइफ में। उनको भी पानी भी नहीं पी सकते हम लोग अगर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं। अच्छा। तो अगर वो रात को नहीं खाते पीते हैं, करेक्ट। और अगर उनका कुछ तप चल रहा है तो और भी नहीं करते, बट फिर भी वो टाइम देंगे, फिर भी वो बात करेंगे, फिर भी वो सब सुनेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा एनर्जी उनमें। करेक्ट। तो वो जो और है ना, उससे बहुत अपलिफ्ट हो जाता। तो एक तो अच्छा दोस्त मिलना और अच्छे गुरु मिलना, और जिसके पास गुरु में ही दोस्त है वो तो भाई नेक्स्ट लेवल ब्लेस्ड है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, तब जाके ऐसे लोगों की संगति मिली है, ऐसे लोगों की ब्लेसिंग्स मिली है। ठीक है, हमने प्यार की बात की, तो अभी तक कितने रिलेशनशिप रहे? भाई ये एक सेगमेंट है मेरी लाइफ का जो बहुत वीक है। अच्छा। तो मेरे रिलेशनशिप्स नहीं चलते। तो बोलना चाहते हो कोई चाहिए ओपन? नहीं, मतलब मुझे पता है कि मुझे जब सही टाइम होगा तो ऊपर वाला दे देगा अपने आप, अगर नहीं भी देगा तो मुझे ऐसा वो नहीं है कि मेरे को करना ही है, मुझे चाहिए ही। मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा। और मुझे ऐसा लगता है कि यार पार्टनर ना भी हो ना, मतलब रोमांटिक पार्टनर, तो भी इंसान खुश रह सकता है अगर सही लोग हैं। जैसे मैंने कहा, अगर ऐसा दोस्त है जिंदगी में जिसके साथ आप एकदम ट्रांसपेरेंट रह सकते हो, और सही गुरु हैं, तो अगर मेरे को चूज़ भी करना पड़े कि राइट गुरु और लड़की भी मिल गई मान लो, और मेरे पास चॉइस आ गया, तो मैं गुरु को चूज़ करूँगा। अच्छा। कि उन्होंने मेरी लाइफ शेप करी है। अगर राइट पार्टनर हो? राइट पार्टनर हो, एग्जैक्टली राइट पार्टनर हो। वो राइट पार्टनर तब होगा जब आपकी सोच सही होगी। ठीक है। बेस्ट डे ऑफ द लाइफ अभी तक का? बेस्ट डे ऑफ द लाइफ यार, रहमान सर को मिलना, मतलब बेस्ट डे? इट्स वन ऑफ द बेस्ट डेज। और भी बेस्ट डेज हैं, जैसे फर्स्ट किस सबके लिए बहुत मैटर करती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो वो भी है। अगेन तो दो तीन इंसिडेंट्स मुझे याद आ रहे हैं। एक तो ये, जब मैं बहुत ओवरवेल्म था, जब मैं रहमान सर से मिला, वो एकदम मेरी लाइफ का हाईलाइट होगा। अगर कोई ऑटोबायोग्राफी लिखेगा तो एक हाईलाइट होगा, उसके अलग से एक चैप्टर होगा कि मैं बहुत ओवरवेल्म था, मतलब बहुत चीज़ें चल रही थी एकदम, और बोलते हैं ना 7वें आसमान में था। और मेरा ऑडिशन ना रात को 1-1:30 बजे आया था। अच्छा। पूरे दिन से वेट कर रहा था। अब वो क्या होता है ना, जब स्ट्रेस होता है कि अब मेरे को ऑडिशन देना, और ये बहुत मैटर करेगा मेरे लाइफ में, मेरा करियर चेंज हो सकता है इससे, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि अब क्या खाऊंगा, क्या पीऊँगा, वो चीज़ें। तो वो 3 बार से चल रहा था। तो एक ये हाईलाइट था। और दूसरा था अभी रिसेंटली मेरा जब बर्थडे था, तब मैं गया था साइलेंस शिविर में गया था, मेडिटेशन शिविर था। अब उसमें क्या होता ना, रूटीन था, सुबह 5 बजे योगा करना था, 6 बजे मेडिटेट करना था, अगेन फिर ब्रेकफास्ट के बाद फिर से मेडिटेट करना था, फिर 3-3 घंटे का कंटिन्यूस मेडिटेशन था। और मेरा मौन चल रहा था उस टाइम। 3 दिन कुछ नहीं बोलना? 3 दिन कुछ नहीं बोलना, और बर्थडे था? गाना भी नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मैं चूज़ करके गया था कि बर्थडे के दिन ही जाऊँगा। तो 3 दिन कुछ नहीं, मैं तो चाह रहा था इनफैक्ट 1 वीक तक हो। अच्छा। मेरे को बस 3 दिन कम लग रहे थे वो। अच्छा। तो एक मोमेंट होता है ना, जब आप एकदम, अब आप रोज़ ध्यान कर रहे हो 3-3 घंटे, 3-3 घंटे, इट्स नॉट ईजी, राइट? करेक्ट। बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है। पर एक पॉइंट आता है जब आप एकदम एम्प्टी हो जाते हो, जब आपके दिमाग में कोई थॉट्स नहीं होते,
जब आप यहाँ तक ये भी भूल जाते हो कि आप कहाँ बैठे हो, आप क्या हो, मेरा नाम क्या है, मैं क्या हूँ, शरीर है ना, सब कुछ हिला रह जाता है और खाली हो जाता है। वो ब्लिसफुल स्टेट होता है ना, हाँ हाँ, कि बस मैं हूँ, ऐसा उड़ रहा है। बस मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, हाँ, क्या हूँ, क्या करना है मुझे, मेरे को पड़ी नहीं है फ्यूचर में क्या करना है, यहाँ से कहाँ जाना है, पास्ट की कोई चिंता नहीं है, मैं प्रेजेंट में उस मोमेंट में हूँ। करेक्ट। तो वो एक एक्सपीरियंस था, बहुत कम टाइम के लिए था। अब मैं क्रेव कर रहा हूँ वापस से एक्सपीरियंस करने के लिए, बट वो जो था ना उस मोमेंट के लिए, थिंक वो अल्टीमेट था। करेक्ट, ठीक है। तो ये सब तो हुई खुद के लिए बात। अब बात करते हैं कि पैसा कितना इंपॉर्टेंट है, कि एज अ म्यूजिशियन हो सकता है, मतलब मैंने तो डॉक्यूमेंट्री ऐसे देखी है, फुटपाथ पे सो रहे हैं, एक दिन बड़ा पाव खा रहे हैं। शायद हम लोग ब्लेस्ड हैं, क्या हमारे प्लान बी है, हम ब्लेस्ड है कि हमारे फैमिली बिजनेसेस चल रहे हैं, हमको घर पे पैसा अभी नहीं भेजना, शायद घर अपने हिसाब से चल रहा है, हमको हमारा खर्च निकालने बहुत है। सब लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते, बहुत म्यूजिशियन होंगे बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो इस बारे में कुछ, क्या फाइनेंस क्या है, मतलब कैसा पैसा होना ज़रूरी है, नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या? ऑनेस्टली स्पीकिंग भाई, मेरे को कभी फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस की कभी कमी रही नहीं मेरे घर में आज भी। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया और मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ी और मैंने बहुत बुरा टाइम देखा, ऐसा कुछ नहीं। मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ और मैं ग्रेटफुल हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे को ये चीज़ें कभी बॉदर नहीं करी, और इसलिए मैंने कभी, मतलब कोई मुझ पर हावी नहीं हुआ, काम नहीं है तो मत दो, मैं अपना बजट कम नहीं कर रहा, ऐसा। क्योंकि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, नहीं है तो भी मेरे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिर भी म्यूज़िक ही कर रहा हूँ, सही बात है ना। तो मेरे को पर्सनली कभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि मैं जानता हूँ लोगों को जो करना चाह रहे हैं वो नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट अगेन बहुत स्मार्ट रहना भी ज़रूरी है। हमेशा इमोशनल रह के काम नहीं हो सकता, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है। करेक्ट। अगर सिर्फ म्यूज़िक से काम नहीं हो रहा तो मल्टीपल सोर्सेज होने ज़रूरी हैं। करेक्ट। तो मेरा प्लान बी की बात कर रहे हैं Ben यहाँ पे? हाँ, अगर फाइनेंस का प्रॉब्लम है तो प्लान बी होना ज़रूरी है। मेरे केस में नहीं है, तो मैं फ्री हूँ इस चीज़ से, बट फिर भी मैं स्किल्स सीख रहा हूँ ज़्यादा, इसलिए मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीख रहा हूँ, इसलिए मैंने लिखना भी शुरू किया, इसलिए मैं कंपोज भी कर रहा हूँ, इसलिए मैं मिक्स मास्टर भी कर रहा हूँ गाने। तो अगर सिर्फ मैं गाऊँगा ना तो बहुत लिमिटेड हो जाएगी चीज़, और फिर मैं बहुत डिपेंडेंट हो जाऊँगा कि अगर शोज़ नहीं है तो मैं कैसे कमाऊँगा। करेक्ट। अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर शोज़ नहीं है तो मेरे पास खुद के गाने हैं बनाने के लिए, मेरे पास इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स है करने के लिए, तो मेरे पास हमेशा काम है, क्योंकि मैंने अपने सोर्सेस थोड़े डाइवर्स कर दिए हैं। फील्ड वही करेक्ट म्यूज़िक ही है ना। अब धीरे धीरे एक्टिंग भी कर रहा हूँ मैं थोड़ा बहुत, तो वो भी एक, अगर फ्यूचर में मैं करता हूँ तो वो भी एक नया सोर्स बन सकता है। हाँ, जैसे हम लोग टी शर्ट भी बना रहे हैं, ट्राउजर भी बनाएंगे, पैंट भी बनाएंगे, है ना, टोट बैग भी बना रहे ऐसा हैं। जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि मैं एक्टिंग भी गाने की करने वाली, करेक्ट। है ना। मैं कोई और रोल नहीं करूँगा, मैं गाऊँगा ही एक्टिंग में भी, बट वो एक नया सोर्स बन गया। करेक्ट। तो जिन लोगों को है ये प्रॉब्लम, उनके लिए तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनके पास बैकअप रहे। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो म्यूज़िक कर रहे हैं, बट उनके पास बैकअप प्लान रेडी है। अच्छा। अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये है, मेरे पास ये स्किल्स हैं, मैं ये कर सकता हूँ, और वो स्किल्स पे रोज़ रोज़ काम कर रहे हैं, डबल मेहनत कर रहे हैं। तो ये ज़रूरी है प्रैक्टिकली। ये आप ये नहीं बोल सकते कि मैं, अगर ये वर्कआउट नहीं हुआ तो कुछ नहीं। पैसा इंपॉर्टेंट है, पैसा इंपॉर्टेंट है, बट अगर आपने सोच लिया कि दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, मैं तो म्यूज़िक ही करूँगा, मुझे और कुछ नहीं करना, ये मेरा धर्म है, तो वो संन्यास लेने जैसा हो गया। करेक्ट। फिर आप और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। फिर अगर लड़की नहीं भी है लाइफ में तो भी मैं तो म्यूज़िक करूँगा, लोग आए या नहीं आए, पैसा आए या नहीं है, मैं तो म्यूज़िक करूँगा। छोटे घर में करूँगा, कम सेटअप में करूँगा, पैसा होगा तो बड़े सेटअप में करूँगा, कुछ नहीं होगा तो सड़क पे करूँगा, पर करूँगा म्यूज़िक। अगर इतना दृढ़ निश्चय कर लिया अगर फर्मली कि मेरे को म्यूज़िक ही करना है, दुनिया यहाँ से वहाँ हो जाए, तो फिर आप रेडी रहो कि हो सकता है बाकी चीज़ें ना मिले आपको, करेक्ट। बट म्यूज़िक अगर है और यही आपका अल्टीमेट गोल है तो फिर मत रखो बैकअप ऑप्शन। सो मेरा शो का एंड की तरफ जाते हो, दो सवाल पूछने आपसे। पहला सवाल है कि जब मैंने बात की थी शो के पहले, तो आपने बताया था कि बहुत सारे शोज बुकिंग अपने को मिलते हैं, बहुत तरह के लोग मिलते हैं, और लोग शो ऑफ पे ज़्यादा बिलीव करते हैं ना कि टैलेंट पे। आपने एक इंसिडेंट बताया था कि उन्होंने आपके बैंकमेट की पिक्चर्स मांगी, नहीं ठीक लगा, मेरे को भी ठीक नहीं लगता। शादी में ना लोग शो ऑफ करते हैं नो। अब शो ऑफ ऐसी चीज़ है कि एज अ सिंगर आप खाली सिंगर नहीं रह सकते। अगर आप लाइव शोज़ करते हो तो आपको अच्छा दिखना ज़रूरी है, मेकअप करना ज़रूरी है,
अच्छे कपड़े पहनना ज़रूरी है, पर्सनैलिटी होना ज़रूरी है, अनलेस एंड अनटिल आप अरिजीत सिंह हो और आपने वो आप उस लेवल पे पहुंच गए हो कि अब फ़र्क नहीं पड़ता मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, आपको सुनना आना तो आओ, मैं शादी में नहीं आ रहा, आपको मेरी टिकट लेके सुनना आना पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं है और आप शोज़ करते हो और आप लाइव शोज़ में हो तो बहुत ज़रूरी है अच्छा दिखना और शो ऑफ करना भी ज़रूरी है। मेरे को पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा ब्लिंग ब्लिंग पहनना और स्टेज पे एकदम बोगस वोगस लगा के, मेरे को, मैं हूँ ही नहीं वो इंसान, बट लोगों को पसंद है। लोगों को पसंद है ऐसा देखना। लोग चाहते हैं कि जब मेरे गेस्ट आए तो उनको लगे कोई सेलिब्रिटी आया हो, बाउंसर्स वाउंसर्स के साथ चल के आया हो, कोई बड़ा आदमी आया, हमने मुंबई से बुलाया। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है, मैं बोलता हूँ कि मैं सूरत से हूँ, वो बोलता है कि नहीं आप बताना मत कि आप सूरत से हो, आपने मुंबई से बुलाया, ऐसा ही बोलना कोई पूछे तो। इवेंट मैनेजर्स भी ये बोलते हैं क्योंकि शो ऑफ करना है ना, उसके तो पैसे हैं, पैसे किस चीज़ के हैं, तो वो सही भी है एक तरीके से। बट अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत करो, बट अगर आपको रहना है तो आपको ये सब करना पड़ेगा। लोग आर्टिफिशियल हो गए हैं, लोग नकली बाल लगाते हैं, लोग सब कुछ नकली करते हैं यार, सब कुछ। अब तो क्या नहीं हो सकता। नहीं, इसमें आपने इंसिडेंट बताया था कि उसने फोटो मांगी थी। हाँ, अब फीमेल्स है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, अब हाँ, हाँ, लोगों को चाहिए ग्लैमर। हाँ, लोग चाहते हैं कि मैंने जो सिंगर बुलाई है वो इतनी ग्लैमरस लगे कि सब पूछे कि कौन है, और ऐसा लगे कि मैंने कोई बहुत बड़ी सिंगर को बुलाया है। तो बुलाया भी होगा, बट उससे नहीं फ़र्क पड़ता कि वो कैसा गा रही है। उनको इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि वो कैसे दिख रही है, क्योंकि पसंद समझ भी तो आना चाहिए ना। और कितने सारे अच्छे सिंगर्स हैं, मेरी फीमेल फ्रेंड्स काफ़ी सारी वो बताती हैं मुझे कि ये मेरे को बोलते हैं कि ऐसे कपड़े पहन के आओ, ऐसा बिहेव करो, और म्यूज़िक से रिलेटेड बातें कम होती हैं और अपीयरेंस से रिलेटेड बातें ज़्यादा होती है, क्योंकि उसको फॉर अ रीज़न लाइव शो बोला जाता है। और स्पेशली जब हम शो बोलते हैं ना, शो वाला शो है ना, अगर सर्वाइव करना है तो ये चीज़ें मैटर करती है। अगर नहीं पसंद तो मत करो। मुझे तो पर्सनली नहीं पसंद, मैं तो बोल देता हूँ मुँह पे कि ये सब मैं नहीं करने वाला, आप किसी और को बुला लो। ये तो बहुत एज अ ऑडियंस, एज अ जो बुक करते हैं, जो भी क्लाइंट है, उनके लिए क्या समझना बहुत ज़रूरी है कि यार उनको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो शो ऑफ चाहते हैं और वो क्लियरली बोल रहे हैं कि हमको शो ऑफ करना है, वो क्लियर है, वो क्लियर है ना अपनी एंड से कि हमको तो दिखाना है, हमको ग्लैमर चाहिए स्टेज पे। अगर आपके पास है, आप दिखा सकते हो ग्लैमर म्यूज़िक के साथ, तो करो, नहीं तो मना कर दो। और हम भी क्लियर है कि हम कर सकते हैं, बट हमारा मेन फोकस रहेगा म्यूज़िक पे। मैं आप बोलोगे कि मैं नाचूं भी गाने के साथ साथ, +1 भी चले और मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, आप नहीं डिसाइड करोगे कि मैं क्या कहूँगा। वो मेरे हाथ में है कि मुझे क्या गाना है, मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे क्या गाने गाने। तो अब वो खुद की पर्सनल चॉइस है। लोगों को पसंद भी है, जिनको ग्लैमर पसंद है, जिनको पता है कि मैं बहुत अच्छा दिखता हूँ, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, उनके लिए तो +1 है ऑलरेडी। हाँ, पर जो नहीं है उनका क्या? सही बात है। जिन्होंने बचपन से सिर्फ म्यूज़िक पे ही ध्यान दिया है और वो इतने गुड लुक्स के साथ ब्लेस्ड नहीं है, तो वो क्या करें? शायद डेस्टिनी ले जाते हैं ऐसे लोगों को, किनको जल्दी मिल जाता है, किनको लेट मिल जाता है। और प्लस अगेन, जैसे मैंने सेटिस्फेक्शन वाली बात बताई, लोग खुद डिसाइड करते हैं कि उनको क्या करना है। मैं बहुत सारे सिंगर्स को ऐसे जानता हूँ जो बहुत अच्छा गाते हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कितने फेमस हैं, वो ग्लैमर से कोई लेना देना नहीं। उनको पता है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो हमारी बहुत रिस्पेक्ट करती है, और रिगार्डलेस मैं कैसा दिखता हूँ वो मुझे म्यूज़िक के लिए रिस्पेक्ट करेगी। सही बात है ना। पृथ्वी थिएटर में हर वीकेंड पे शोज़ होते हैं। अच्छा, क्लासिकल सुबह 7 बजे। अच्छा, हाँ, और पृथ्वी थिएटर में माइक्स वगैरह कुछ नहीं लगते, वहाँ पे लोग पिन ड्रॉप साइलेंस रख के सुनते हैं, और जब गाना ख़त्म होता है तभी तालियाँ बजती है ना। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है गाना तो वो खड़े होकर रिक्वेस्ट करता है, और वो आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि उसको लेनी है कि नहीं लेनी रिक्वेस्ट। तो वैसे भी आर्टिस्ट हैं जो वहाँ परफॉर्म करते हैं, मैं खुद रहा हूँ वहाँ पे एज एन ऑडियंस। अच्छा, वहाँ का वाइब अलग ही है, वहाँ पे निश ऑडियंस आती है, निश पब्लिक आती है, वहाँ जाओ फिर परफॉर्म करो। करेक्ट है ना। उनको नहीं फ़र्क पड़ता आप कैसे दिखते हो, उनको आपके स्किल से फ़र्क है। अगर वो 7 बजे उठ के आपका कॉन्सर्ट सुनने आ रहे हैं सुबह, मतलब वो सिंसियर है। मतलब वो सुनने के लिए आए हैं। हाँ, हाँ, आर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं। करेक्ट। वैसे भी लोग हैं। तो अगर आपको फेम ही चाहिए और आप चाहते हो कि सब फॉलो करें, सब ये करें, तो फिर आपको करना पड़ेगा, अच्छा दिखना पड़ेगा। हाँ, कि आपका सबसे फेवरेट टी शर्ट ब्रांड कौन सा है? कुछ ब्रांड्स हैं जिसके कपड़े में मतलब जैकेट्स वगैरह मैं लेता हूँ। पावर लुक है जो कि मैंने रिसेंटली डिस्कवर किया है। काम भारी का भी मर्चेंडाइज इसलिए वो भी है, मेरी नज़रें हैं उस पर अभी। तो आपने देखा भी होगा मैं काम भारी की टी शर्ट सब स्क्रीनशॉट्स भेज देता हूँ इंस्टाग्राम ग्रुप पर मैं। हाँ, तो मैं शो में भी जाता हूँ तो भी मैं वो पहन के जाता हूँ, कई बार उसको मैं लेयर कर। काम मेरे ब्रांड को क्या देख रहे हो, मतलब ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए। हाँ, इंस्टाग्राम पे सब देखते हैं। एक कोई भी ऑडियंस अपना, मेरा टारगेट ऑडियंस जो भी है, जो भी मेरा कस्टमर है,
वो एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाता है ब्रांड के लिए। सबसे पहले ब्रांड को पसंद करता है, फिर टी शर्ट खरीदता है। करेक्ट उनके लोगों को पसंद करता है, फिर टी शर्ट खरीदता है। Correct. एक ऑनेस्ट रिव्यू काम भारी के लिए क्या है कि भाई, मेरे जो मैंने जैसे बताया मिनिमलिस्टिक, तो मेरे बहुत कम कपड़े रहते हैं वार्डरोब में, उनमें से गो टू जो टी शर्ट है मेरी वो काम भारी की है। वाओ, तो मैं एवरी मतलब वीक में 2-3 बार जिम में तो पहन ही लेता हूँ। अगर कहीं शो में जाना है, मतलब वो एकदम ऐसे गो टू रहता ना कि एकदम ऊपर रह के जो सीधा आ जाए आदमी, तो ये एक रहती है टी शर्ट। और प्लस क्योंकि उस पर एकदम फ्रंट में लिखा हुआ है काम भारी, तो लोग पूछते भी हैं, तो उससे कॉन्वर्जेशन होती है। और काम भारी, व्हाट इज़ काम भारी, मैं एकदम प्राउडली बताता हूँ मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स के ब्रांड हैं, शुरू करिए। तो फिर वो और मज़ा आती है जब लोग पूछते हैं उसके बारे में। हाँ, तो वही हमारे भारी शो का कैसे लोग लाए जो उनका काम भारी है, तो इसलिए नाम रखा है इसका, तो भारी शो। तो थैंक यू सो मच हर्षित आज शो पे आने के लिए, बहुत मजा आया, शायद ऑडियंस को भी मजा आया होगा। सो आज के जो हमारे गेस्ट थे वो थे हर्षित सिंह बेद, एक बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर, राइटर, सिंगर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त, एक बहुत अच्छे फिलोसोफर बोल सकता हूँ, एक बहुत अच्छे टीचर। आज मेरे को बहुत कुछ सीखा, शायद मैंने, सूरज ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। हम कोशिश करेंगे जितनी हमारी गंदी आदतें हैं हम उनको छोड़े। मेरी भी बहुत गंदी आदतें हैं, बताऊंगा मैं। हमारी बहुत ज़्यादा है और बहुत मज़ा आया, आप लोग को भी बहुत मज़ा आया होगा। और मैं आशा रखता हूँ कि इसी तरीके के पॉडकास्ट हम लोग आगे लाते रहें, लोगों से सीखते रहें, लोगों को सिखाते रहें और खुद भी सीखते रहें। आपको अगर कुछ अच्छा लगा तो कमेंट में लिख दो, बता दो कि ये मज़ा आ रही है। और हर्षित सिंह बेद को जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, बहुत काम म्यूज़िक मिलेगा, बहुत अच्छा म्यूज़िक मिलेगा, प्योर चीज़ मिलेगी। और कोशिश करो कि कनेक्ट करो हमसे। थैंक यू सो मच भारी शो देखने के लिए, थैंक यू। सो भाई हमारी टीम की तरफ से कुछ छोटा सा करण, कॉफी विद करण जैसा हैम्पर तो नहीं है बट कोशिश करें कुछ देने का। सो ये हमारी तरफ से आपके लिए, थैंक यू सो मच। काम भारी ने दिया है बहुत ही प्यार से, तो थैंक यू भाई आज आने के लिए। माय इसी तरीके से मिलते रहो, ज़रूर। थैंक यू।